ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर राखी आपके पास आऊंगी मैं। ज्योति जी, इस बार एक नया नारा आया है और अभी बहुत लेटेस्ट नारा आया है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं और इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। आप जरा ये बताइए कि इसमें कौन सा हकीकत, कौन सा फसाना, कौन सा सपना, क्योंकि बीजेपी तो चुनावी मोड में। और सर, मैंने जब आपको समय दिया तो मैंने ये कहा था कि मुझे 5 ना सही 2-3 ठोस चीजें बता दीजिए सर, 2024 में जो विपक्षी गठबंधन को एज मोदी को देती है, क्योंकि कांग्रेस में गयाराम का सिलसिला जारी है। गुटबाजी को लेकर आपके चिराग पटेल बार बार सवाल उठाते हैं, गुजरात में वहां दिक्कत है, लगातार उसको लेकर बयानबाजी हो रही है। मैं कहती हूं कि एक एक स्टेट को समेटते हुए इंडिया गठबंधन किस तरफ आगे बढ़ रहा है और ठोस क्या है गठबंधन के पास वर्तमान की स्थिति में। कितने सवाल, हमें लग रहा है 15-20 सवाल आपने किए, 8-10 सवाल प्रवक्ता बीजेपी और सर जितना मुमकिन हो पाएगा उतने का जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब अब सुने मेरी बात, आपने स्टेट की बात की, मैं वहां से शुरू करता हूँ। अभी जो हाल फिलहाल के जो इलेक्शन हुए थे, मैं फटाफट एक एक लाइन बोलता हूँ। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल, चूंकि वो सीटों में परिणत नहीं हुई है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री और असेंबली का, जहां 50+1 आधे से ज्यादा जिनको सीटें आती है वो सरकार बनाती है, लेकिन हमें भी उन स्टेटों में 3 स्टेटों में 40% से ज्यादा वोट मिला है और 4 स्टेटों का जोड़ेंगे तो 10 लाख वोट ज्यादा मिला है। तो जितनी जिम्मेदारी बीजेपी को मिली है उतनी जिम्मेदारी कांग्रेस को भी मिली है। ये हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो वादों को करके वो आए हैं उनको वो पूरा कराना, लोगों के वेलफेयर के लिए। एक बात तो ये हुआ। दूसरी बात, आप अभी मंदिर वही बनाएंगे और डेट बताएंगे, जो बात कर रहे थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। ये बीजेपी का क्या इसमें बात करना है, ये बताइए। और वो जब वहां बन रहा है, वो जितना हक उनका है उतना हक हमारा भी है, इसलिए ये बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि हमारी क्या है तैयारी, हमारे कौन से पॉइंट्स हैं जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की बात करें। देखिए, हम बिल्कुल ये मानते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहते हैं, इस पैनल के माध्यम से करोड़ों लोग आपके प्रोग्राम को देखते हैं, कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में हम लोगों को यूनिटी दिखानी होगी। निश्चित तौर पर हमको लोगों को ये बताना होगा कि हम इस भ्रष्टाचारी, इस तानाशाही भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार से बेहतर शासन देंगे। हम अगर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे, अगर महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई दूर करेंगे। इस तरह नहीं कि जो मोदी सरकार 2014 में बोली थी और कोई बात नहीं कर पाई, उन बात वैसा हम नहीं करेंगे। अगर यह विश्वास अगर हम इंडिया गठबंधन के सारे नेता दे पाए तो पूर्णिमा जी निश्चित तौर पर आपको 2024 में आपको लड्डू खिलाएंगे। आप ये मानते हैं ना कि यूनिटी का संकट है गठबंधन में, ये तो मानते हैं ना सर, यूनिटी दिखानी होगी। मैं क्या बोला, आपने कहा, मैंने उसी को कैच किया। आपने कहा कि यूनिटी दिखानी होगी। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि इतनी बैठकों के बाद, इतने ऐलान के बाद, अलायंस बनने के बाद अभी भी आप कह रहे हैं कि यूनिटी दिखानी होगी, तो यूनिटी का संकट है ना सर? तो हम जीतेंगे। तो मतलब संकट है ना सर? आपने मुझसे पूछा कि जीत का मंत्र क्या होगा। हाँ। हमारा एज उनसे क्या होगा, तो हमारा एज यही होगा कि हमको लोगों में विश्वास जताना होगा कि देखिए हम इनसे बेहतर सरकार चला सकते हैं। तो कैसे? सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के आश्रय, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के आश्रय आप लोगों के बीच में विश्वास जगा पाएंगे या कुछ और है उसके अलावा सर? क्योंकि आप जिस तरीके का, नहीं समझिए ना ज्योति सर, अभी आपने रामकृपाल सर को भी सुना, और कम से कम आप मेरी बातों को उतनी गंभीरता से लें या ना लें, लेकिन वो तो राजनीति की बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। नेगेटिव नैरेटिव पे सर कब तक राजनीति कीजिएगा? आपने अभी कहा कि राम मंदिर पर जितना अधिकार आपका, बीजेपी का, अरे हर एक देशवासी का है सर, लेकिन कांग्रेस ने उसको लेकर क्या कभी विरोध नहीं किया? कांग्रेस ने क्या उसको लेकर कभी बयानबाजी नहीं की? तो बताइएगा सर। आज आप कह रहे हैं कि सबका है, बिल्कुल है सबका सर। राम तो सबको अपने में समाने के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मंदिर आए, कोई भी उनकी प्रार्थना करे, उनके चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन फिर आप नेगेटिव नैरेटिव क्यों सेट करते हैं? पहली बात, जितनी गंभीरता और जितनी बात मैं आपके बात पर विश्वास करूंगा, उससे 2% भी विश्वास में जिन विश्लेषक को आप बैठाएं पत्रकार के तौर पर, उनको बैठाइए भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार। अगर वो विश्लेषक हैं तो क्या उनको समझ में नहीं आ रही है कि जो 2022-23 में जो 14 में जब हमारा 50 लाख करोड़ पर जब हमारा कर्ज था, आज वो 152-53 से बढ़कर 169 होने वाला है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। युवाओं की बेरोजगारी की क्या स्थिति है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। वो एक तरफा
बात करते हैं, अगर विश्लेषक हैं तो विश्लेषक करें, बोले कि हाँ ये इंप्रूवमेंट जरूरत है, ये मोदी में ये कमी है, ये पूरा होना चाहिए। क्या ये बात हो सकती है? आप बात बताइए। आप आज 140-45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर निकाल दिया गया। जिस जात के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति से लेकर जो बेटियां जाट, वो जाट नहीं थी, वो उस समुदाय की नहीं थी, आज उन्होंने मेडल वापस कर दिया। क्या इनको ये दिखाई नहीं दे रहा? रामकृपाल जी इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी जल्दी से इस पर आप 30 सेकंड में सर काउंटर कीजिएगा, फिर मनोज काका जी आपके पास आती हूं मैं, और इसके साथ साथ ब्रिजमोहन जी आपसे भी एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी मैं आदरणीय ज्योति जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने मेरी बात ढंग से नहीं, मैंने तथ्य रखे हैं, राय नहीं। क्या जयप्रकाश जी ने नारा नहीं दिया था संपूर्ण क्रांति अब नारा है? क्या आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत, मंदिर वही बनाएंगे बीएसपी का नारा था, सुप्रीम कोर्ट नारा नहीं देती है। माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि नारे जो लगाए गए, सुन लीजिए एक बात और कृपया मेरे वोट से बीजेपी जीतती हारती है अगर आपको यह लग रहा है, ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मैं वोट देने नहीं गया था। जमीनी सच्चाई से कब तक भागिएगा? और मैं खुद कह रहा हूं कि कांग्रेस के बारे में एक जमाने में कहा जाता था, जीते तो मिनिस्टर, हारे तो गवर्नर, रिटायर हुए तो वाइस चांसलर, और कहीं के नहीं रहे तो कंपोस्ट खाद। अब अगर कभी आप विशेष थे फिर शेष हुए, आज अवशेष हैं आप। आज रीजनल पार्टियां आपका चेहरा गढ़ रही हैं। ठीक है सर। रामकृपाल साहब मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए मुझे 20-20 सेकंड का एक क्लोजिंग कमेंट सबसे लेना होगा। मनोज काका जी, कब तक इंडिया गठबंधन में वो मजबूती, वो यूनिटी का संकट दूर कर पाएगी पूरी की पूरी पार्टियां एक साथ बैठकर? कोई तो डेडलाइन तय होगी सर। 30 सेकंड सर प्लीज, उससे ज्यादा का समय नहीं दे पाऊंगी। पूर्णिमा, ये बाजार पोषित और विज्ञापन पोषित, सरकार पोषित ये सवाल है। इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से एकता है और कहीं कोई ये नहीं है। जहां भी लोग होते हैं, कई पार्टियां होती हैं, वहां अपने सबके सवाल होते हैं और वो सवालों का उठना ये नहीं होता कि उसमें एकता नहीं है, एक रूपता नहीं है, आपसी कोई तनाव है। सबसे ज्यादा तनाव तो भारतीय जनता पार्टी में, अगर आप सही कहिए तो भारतीय जनता पार्टी में दो नेताओं के सिवा, शीर्ष के दो नेताओं के सिवा किसी नेता की कोई अपनी हैसियत नहीं है कि वो किसी तरह का कोई निर्णय ले पाए। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार तो आप खुद कहती है कि युवाओं को मौका मिला है, नए चेहरों को, और बीजेपी तो एक्सपेरिमेंट मोड में है। मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। 2024 के लिए क्या बीजेपी स्ट्रैटेजी के साथ जा रही है कि नए चेहरों को, युवाओं को मौका दिया जा सके ताकि आने वाले 25-30 साल में बीजेपी को और मजबूत किया जाए? पूर्णिमा, देखिए हमेशा बीजेपी आगे का काम करती है और एक कॉम्बिनेशन होगा। वरिष्ठ लोग, उनके जो अनुभव है उसका उपयोग किया जाएगा और यंग जनरेशन जो है उनकी शक्ति का, उनकी एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। एक कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर ही होगा। लेकिन जिस तरह से प्रॉब्लम मनोज जी को भी है, एक पार्टी की, परिवार की पार्टी वाले लोग जब इस तरह की बात करते हैं, दो लोगों की, आपकी पार्लियामेंट्री जो है वो सारा एक परिवार के अंदर सीमित है, चाहे उनकी एलिजिबिलिटी हो, चाहे उनकी कैपेबिलिटी हो या नहीं हो। ऐसे लोग अगर पार्टी के बारे में 50 नाम बताए, पीयूष गोयल से लेकर अनुराग ठाकुर तक का नाम मैंने बताया। आप अपने यहाँ परिवारवाद तो बोल ही नहीं पाती, आपकी हिम्मत ही नहीं है। आप अपने यहाँ भी परिवारवाद का जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो कोई आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करे कि उसके यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हर तरह का भ्रष्टाचार और हर तरह का वाद है, परिवारवाद भी है, आर्थिकवाद भी है, हर तरह के वादों से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। जब अपने घर की दीवार खुद कांच की हो तो फिर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए सर, बचना चाहिए इन सब चीजों से। लेकिन बहरहाल में तो यही बात आप बीजेपी को समझाइए ना, यही सवाल आप क्यों नहीं कर पाती हैं? पूर्णिमा, आप सवाल पूछिए ना, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? सर आपने तो सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, आप संतुष्ट नहीं है तो फिर काउंटर कर लेते हैं। आप ये सवाल कर पाएं, मैंने आपसे पूछा कि अखिलेश यादव के साथ सब ठीक है, अखिलेश यादव के लिए सब ठीक है इंडिया गठबंधन में, तो आपने उस सवाल का जवाब भी तो नहीं दिया, बट मैंने आपको वो खबर दे दिया ना उस बात पे। यही आपकी पत्रकारिता है, यही भक्ति करना है। एक सवाल, कोई बुनियादी सवाल कर नहीं पाएंगी, स्तुति गान करते रहिए, यही पत्रकारिता करेंगी आप।
लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है कि आप बोल भी नहीं सकते आप हैं, जैसे क्योंकि लोग, आपके यहाँ आप परिवार की जैसे बात लोग होती है, पत्रकार परिवार के कहते लोग हैं, ये हैं, वही पत्रकारिता लोग के लिए आपको शर्म बोलते की हैं। बात है। कोई बात नहीं, वो तो लोग जानते हैं। आप जैसे लोग परिवारवाद की पत्रकार बात कहते हैं, ये और अपनी पत्रकारिता व्यक्तिगत के लिए जो है, बहुत फिर शर्म से की बात विक्टिम है, कार्ड बहुत से शर्म चालू की कर बात दिया है। आप लोगों ने। आप नौजवान, कोई बात नहीं, किसान, आप ये लोग मजदूर, किसी आप के जब विक्टिम हक में कार्ड एक खेलते सवाल रहिए, नहीं कोई खड़े कर समस्या सकते, नहीं है तो सर, कैसी हो कोई पत्रकार? समस्या नहीं है, ये भी सर माथे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का दहाड़ की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल कमल की पटकथा लिखने के लिए बीजेपी अपना होमवर्क कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में है 2024 के चुनावों को लेकर, और इसी चर्चा को, दहाड़ की चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे।